You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. आप सुन रहे हैं रेड पॉडकास्ट इंडियन मर्डर मिस्ट्री। आज का केस बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये केस हमें बताता है कैसे हम अपनी ही कुरीतियों पे, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कि पैसा और पावर किस कदर हमारी सोसाइटी में जड़ें जमा चुका है और हमें बर्बाद कर रहा है। ये केस सालों साल चला और अपने आप में एक बहुत ही अनोखा केस है। इसने कई परिवार, कई जिंदगियों को उजाड़ा। आइए सुनते हैं इस केस के बारे में। ये बात है साल 2002, 17 फरवरी की सुबह की। वो रात कुछ ज्यादा ही लंबी रही थी। यूपी पुलिस की एक टीम की नींदें एकदम उड़ी हुई थी। उनके सामने था एक मर्डर केस। यूपी के शिकारपुर रोड खुर्जा में पुलिस टीम एक लाश की शिनाख्त कर रही थी। विक्टिम की बॉडी इस कदर जल चुकी थी कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। सभी के मन में एक सवाल था कि आखिर किसने इस आदमी को, इस इंसान को इस बेरहमी से मारा है कि देखने वालों की रूह तक कांप जाए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि विक्टिम का नाम था नीतीश कटारा। पर आखिर नीतीश कटारा था कौन? एक बड़ी ही नॉर्मल सी फैमिली, नॉर्मल अपब्रिंगिंग वाला एम्बिशियस और जिंदा दिल इंसान नीतीश कटारा। पर सवाल वहीं का वहीं, आखिर नीतीश को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? इस केस और नीतीश कटारा की कहानी की शुरुआत होती है 1998 में, 1998। नीतीश ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दिल्ली के पास ही IMT गाजियाबाद में MBA में एडमिशन लिया। यहां पहली बार उसकी मुलाकात हुई भारती यादव से। उसी की तरह एक कॉन्फिडेंट और जिंदा दिल इंसान थी भारती भी। नीतीश और भारती क्लासमेट्स थे, कलीग्स थे, लेकिन ये दोस्ती गहरी होती चली गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में भी बदल गई। अगर उनके कॉलेज के दोस्तों के माने तो वो बताते हैं कि भारती और नीतीश वो मैडली इन लव विद ईच अदर। सच कहते हैं कि भाई प्यार बैकग्राउंड देखकर तो किया नहीं जाता। अब देखिए, जैसे इस केस में भारती यादव का बैकग्राउंड नीतीश से कंप्लीटली अलग था। भारती यूपी के उस समय के माफिया डॉन और राजनीतिक बाहुबली, यह कहना चाहिए बाहुबली, धर्मपाल यादव की बेटी थी। धर्मपाल यादव यानी DP यादव को उन दिनों लोग वेस्टर्न यूपी का राजा कहते थे, या ये मानिए कि राजा से भी कोई ऊपर हो सकता है तो वो थे DP यादव। उनके पास बेहिसाब पैसा और पॉलिटिकल पावर था, जितना शायद किसी और नेता के पास उस वक्त तो नहीं ही रहा होगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बाहुबली DP यादव के सिर्फ नाम भर से ही थर्राते थे। और सोर्सेस की माने तो भारती के पिता DP यादव की अघोषित संपत्ति साल 2000 के आसपास तकरीबन 5 अरब रुपए थी। वो खुद तो 2 बार उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री रहे, पर पैसे के दम पर अपनी पत्नी उमलेश यादव को न सिर्फ उन्होंने इलेक्शन लड़वाया बल्कि जितवा भी दिया। या यूं कहिए कि DP यादव की पत्नी के सामने कोई इलेक्शन लड़े, भाई किसी की क्या मजाल। अवैध शराब, रियल एस्टेट, टीवी चैनल, फिल्म्स, होटल चेन्स, हर जगह DP यादव के नाम की तूती बोलती थी। पर सवाल वहीं का वहीं है, पॉलिटिकल पावर से पैसा कमाना हो या पैसे से पॉलिटिकल पावर हासिल करना हो, DP यादव दोनों ही एरियाज में महारथी थे। पिता की इस इमेज का ही असर था कि भारती अपने बैकग्राउंड से एकदम ऑपोजिट थी, और यही वजह थी कि नीतीश कटारा जैसा सिंपल इंसान, उससे भारती प्यार कर बैठी। बड़ी हिम्मत के बाद भारती ने नीतीश के बारे में अपनी फैमिली को बताया था। घर में हर किसी ने इस रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। भारती की फैमिली को अपनी जाति के बाहर यानी जात बिरादरी या इंटरकास्ट मैरिज से सख्त एतराज था, लेकिन घर वालों के इनकार के बावजूद भारती और नीतीश की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी भी कम नहीं हुई थी। साल 2000
जब कॉलेज खत्म हुआ तो नीतीश ने दिल्ली की ही एक बड़ी सी कंपनी में बतौर बिजनेस एसोसिएट जॉब स्टार्ट की और भारती अपने घर लौट आई थी। लेकिन छुप छुप के मुलाकातों और फोन पर बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी रहा और 2002 आते आते नीतीश भारती के लुका छिपी वाले इस प्यार को अब पूरे 4 साल हो गए थे। उन दोनों का प्यार अब और गहरा हो चुका था और वो एक दूसरे से शादी करने का मन भी बना चुके थे। और फिर आया वो साल, वो समय जब सब कुछ बदल गया। उसी साल नीतीश और भारती की कॉमन फ्रेंड थी शिवानी गौड़। उसने उन्हें अपनी शादी में इनवाइट किया। नीतीश अपने दोस्त के साथ शादी में पहुंचा और भारती अपने भाई विकास यादव, विशाल यादव और बहन भावना यादव के साथ शादी में आई। शादी के फंक्शन में भारती और नीतीश के बीच की नजदीकियां विकास और विशाल यादव से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। नीतीश का भारती के साथ डांस करना, दोनों का एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखना, हंस हंस कर बातें करना, ये सारे मंजर देख के विकास और विशाल का तो जैसे खून खौल उठा था। पिता डीपी यादव की बेशुमार दौलत और बादशाही रुतबे ने विकास यादव को यह भी यकीन दिला दिया था कि वो खुद भी किसी राजकुमार से कम नहीं है। कानून तोड़ना और जैसे एक गिलास पानी पीना होता है, उसके लिए दोनों चीजें बराबर ही थी। विकास यादव के मुताबिक नीतीश कटारा धर्मपाल यादव, डीपी यादव की रेपुटेशन के लिए और बड़ा खतरा बन चुका था और विकास यादव इस खतरे को किसी भी हाल में मिटाना चाहता था। शादी वाले दिन यानी 16 फरवरी 2002 को रात में तकरीबन 12:30 बजे, ऐसा कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने विकास यादव, विशाल यादव और नीतीश कटारा को एक टाटा सफारी कार में जाते हुए देखा और उनके साथ एक और शख्स मौजूद था। इस शख्स का नाम था सुखदेव पहलवान। सुखदेव पहलवान के बारे में आपको आगे और बताएंगे, क्योंकि इस पूरे केस में, इस पूरी घटना में सुखदेव पहलवान एक बहुत ही अहम कड़ी थी। वाकया आगे बढ़ाते हैं। अगर यह बोला जाए कि विकास यादव ने नीतीश कटारा को शादी के वेन्यू से किडनैप किया तो गलत नहीं होगा और फिर कुछ दूर जाकर उसे गाड़ी से उतारा। अकेला निहत था नीतीश कटारा, उन 3 लोगों के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। तीनों ने पहले तो अपना पूरा गुबार नीतीश कटारा के ऊपर उतारा, लेकिन कहीं विकास यादव और विशाल यादव का गुस्सा संभल ही नहीं रहा था। और फिर देखते ही देखते विकास यादव अचानक अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, वहां से एक हथौड़ा निकाला और फिर वो हथौड़ा एकदम जोर से नीतीश कटारा के सिर पे मार दी। नीतीश कटारा करा उठा। इसके बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ था। गाड़ी से पेट्रोल निकाला गया और देखते ही देखते नीतीश कटारा के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। एक बेगुनाह इंसान, न जाने कितने जख्म सहे होंगे नीतीश कटारा ने, न जाने कितनी चीखें, लेकिन ये चीखें दब के रह गईं विकास यादव और विशाल यादव के पैसे, रुतबे और पावर के घमंड में। सोचिए क्या मानसिकता रही होगी विकास यादव की, जो उसने एक निर्दोष हंसते खेलते इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो इंसान उसकी बहन से प्यार कर बैठा था। अनजाने में उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उस लड़की से प्यार करता था जो कि यादव परिवार यानी डीपी यादव की बेटी थी। अगले दिन 17 फरवरी को सुबह पुलिस को नीतीश की लाश मिली। 18 फरवरी को बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और 20 फरवरी को नीतीश की मां को आइडेंटिफिकेशन के लिए मोर्चरी बुलवाया गया। जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। उसकी पहचान कर पाना, उसकी शिनाख्त कर पाना ही मुश्किल था। बताते हैं कि पुलिस को बॉडी के पास एक रिस्ट वॉच मिली थी, जिसके बेसिस पर नीतीश की फैमिली को कांटेक्ट किया जा सका। नीतीश की मां मिसेस नीलम कटारा पुलिस वालों के साथ अपने बेटे की बॉडी को आइडेंटिफाई करने पहुंची। जल चुकी लाश का चेहरा पहचाना ही नहीं जा रहा था। बॉडी में बस एक बायां हाथ ही था जो कुछ हद तक जला नहीं था। बॉडी के लेफ्ट हैंड से अपने हाथ को कंपेयर करके
नीलम कटारा ने कंफर्म किया कि वो बॉडी उनके बेटे नीतीश की ही है। दोस्तों, हम में से जो भी पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चों को जरा सी चोट लगने पर भी हम कैसे सकपका जाते हैं, घबरा जाते हैं। खुद ही सोचिए, यहां एक मां थी जो अपने बेटे की जली हुई बॉडी का हाथ देखकर उसे आइडेंटिफाई कर रही थी। क्या मंजर रहा होगा वो। नीलम कटारा मानो एक पल को सुन्न पड़ गई थी। वो अपने बेटे को खो चुकी थी। उनका नीतीश ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। इन हालातों में जनरली देखा गया है कि लोग अपने होश खो बैठते हैं, लेकिन नीलम कटारा अंदर से उतनी ही मजबूत, उनका रिजॉल्व उतना ही पक्का। बॉडी आइडेंटिफाई करके घर लौटते वक्त गाड़ी में बैठे पुलिस वालों से उन्होंने पूछा था, डीएनए टेस्ट कैसे होता है? दोस्तों, ये सवाल नहीं बल्कि उस मां की हिम्मत थी जो डिसाइड कर चुकी थी कि अपने बेटे को इंसाफ दिलाए बिना, अपने नीतीश को इंसाफ दिलाए बिना वो चैन से नहीं बैठेंगी। और इस केस की जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे देश में दोषियों का पता लगाने में वक्त नहीं लगता, वक्त लगता है दोषियों का दोष साबित करने में। और जब केस डीपी यादव जैसे पावरफुल लोगों के खिलाफ हो तो इंसाफ पाने का रास्ता और मुश्किल हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया ने 23 अप्रैल 2002 को विकास और विशाल यादव को मध्य प्रदेश के डबरा शहर से गिरफ्तार किया था। अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट में इंस्पेक्टर भदौरिया ने कहा था कि विकास और विशाल यादव ने ही नीतीश कटारा का मर्डर किया है और कन्फेस भी किया है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में न जाने कौन सी हवा चली कि हवा पलटने के साथ ही इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया भी अपनी दी हुई स्टेटमेंट से पलट गए। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर भदौरिया ने कांस्टेबल ब्रिजमोहन, जो कि इस कन्फेशन का चश्मदीद गवाह था, उसकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं की। डीपी यादव की पावर अब अपना खेल दिखा रही थी। जैसे फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं, सच्चाई उससे ज्यादा अलग नहीं होती। कोई खास हैरानी नहीं हुई जब यह पता चला कि इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया अब डीपी यादव के बिजनेस पार्टनर भी बन गए हैं। डीपी यादव ने सिर्फ पुलिस ही नहीं, ऑपोजिशन के वकीलों तक को खरीद लिया। नीलम कटारा के खुद के अपने वकील ने भारती यादव का नाम गवाहों की लिस्ट से बाहर कर दिया, ये जानते हुए कि भारती यादव इस बात की गवाह थी कि उसके भाइयों के पास नीतीश कटारा को मारने का मोटिव था। और फिलहाल तो न्याय में देर भी था, अंधेर भी। डीपी यादव ने नीलम कटारा को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अटेंड करने से भी रोक दिया। डीपी यादव हर वो चीज कर रहे थे जो कि वो अपने पैसे और पॉलिटिकल रसूख के जरिए कर सकते थे। पर नीलम कटारा इतना कुछ खो चुकी थी कि खोने के लिए अब और कुछ बाकी नहीं था। उन्होंने हार नहीं मानी। 23 अगस्त 2002 को नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की और नीतीश कटारा का केस गाजियाबाद से फाइनली दिल्ली के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी डीपी यादव नाम का ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ रहा था। यूपी का राजा जो कि सिस्टम को नचा रहा था, लगता है अब उसके नाचने की बारी आ गई थी। कुछ ही महीनों में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में 23 नवंबर 2002 को यादव भाइयों और सुखदेव पहलवान पर चार्जेस लगाए गए। यहां पर आपको बताते हैं सुखदेव पहलवान असल में कौन है। सुखदेव पहलवान वो इंसान है जिसे विकास यादव ने नीतीश कटारा को मार के ठिकाने लगाने के लिए हायर किया था। इल्जाम लग चुके थे, लेकिन कोर्ट को इंतजार था भारती यादव की खुद की स्टेटमेंट का। डीपी यादव के सपूतों के गले में कानून का फंदा डल चुका था और अब वो फंदा धीरे धीरे कसता भी जा रहा था। लेकिन धर्मपाल यादव, पुराने खिलाड़ी, कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 को भारती यादव को कोर्ट में पेश होने का समन भेजा। पर यहां पे भी डीपी यादव कोर्ट से कुछ 10 कदम आगे थे। उन्होंने पहले ही भारती यादव को लंदन भेज दिया था। समन्स नोटिस का सिलसिला चलता रहा, पर भारती वापस नहीं आई। वक्त बीतता रहा, बीतते बीतते 3 साल हो गए। नीतीश को अब तक इंसाफ नहीं मिला था, मगर नीलम कटारा की हिम्मत पहले के मुकाबले और 100 गुना बढ़ चुकी थी। वो लगातार अपील्स करती रही
और आखिर में कोर्ट ने भारती का पासपोर्ट कैंसिल करने की वार्निंग जारी की। यह एक मां की बहुत बड़ी जीत थी, नीलम कटारा की बहुत बड़ी जीत थी। भारती यादव को हिंदुस्तान लौटना पड़ा और कोर्ट में स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करनी पड़ी। आपको यह भी बता दें कि भारती यादव ने इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल शुरुआती दौर में एक महिला पुलिस से बात करते हुए बताया था कि नीतीश के मरने पर उसे बहुत अफसोस है। उसने यह भी कहा था कि उसके पिता डीपी यादव को नीतीश के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था और डीपी यादव के ही हुक्म पर उसके भाइयों ने नीतीश का मर्डर प्लान किया था। पर केस में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया। भारती यादव ने कोर्ट में इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि उसके और नीतीश के बीच में कोई भी रिश्ता था। उसने कहा कि नीतीश सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त था, महज एक दोस्त। नीलम कटारा ये सुनकर दंग रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से प्यार करने की वजह से उनके बेटे की जान गई, आज वो लड़की उसके हत्यारों को बचाने के लिए इस हद तक जा रही है। डीपी यादव के खरीदे हुए अच्छे महंगे वकीलों ने बखूबी तैयार किया था भारती को। लग रहा था कि डीपी यादव ने शायद पैसों से भारती के प्यार को भी खरीद लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। सच को जरूरत होती है हिम्मत की, जो कि नीलम कटारा में भरपूर थी। अजय कुमार, वो इंसान जिन्होंने उस रात नीतीश को यादव भाइयों और सुखदेव पहलवान के साथ जाते देखा था, उनकी गवाही ने केस को स्ट्रांग रखा। नीलम कटारा के खुद में विश्वास और नीतीश को इंसाफ दिलाने की चाह ने उन्हें टूटने नहीं दिया। वो लड़ती रही, लगातार लड़ती रही, हर मुसीबत से लड़ी ताकि नीतीश को इंसाफ मिल सके। फिर वो दिन आया। दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने 28 मई 2007 को विकास और विशाल यादव को किडनैपिंग, मर्डर और डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइटल एविडेंस के जुर्म में दोषी माना। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नीतीश की हत्या के तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को अप्रैल 2011 में दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे साफ साफ ऑनर किलिंग का केस बताया। यादव भाइयों और सुखदेव ने राम जेठमलानी जैसे दिग्गज वकील का सहारा लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में उम्र कैद के फैसले के खिलाफ भी अपील की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को अपहोल्ड किया और विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल और सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा सुनाई। नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए भी अपील की, लेकिन इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। केस के दौरान नीलम कटारा कई मुश्किलों से गुजरी। नीतीश की मौत के सदमे से उनके पति कभी नहीं उबर पाए। उनके पति का देहांत हो गया। खुद नीलम कटारा को जान से मारने की धमकियां मिली। अजय कुमार, जो कि इस केस के अहम चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस थे, उन्हें भी जान से मारने की न जाने कितनी धमकियां मिली। उन पर कई झूठे इल्जाम लगाए गए। उन्हें कितनी ही बार रोकने की कोशिश की गई। और कहते हैं वक्त के आगे बड़े से बड़े तुर्रम खान झुके हैं। इस दौरान डीपी यादव की परेशानियां भी बढ़ती चली गईं। उनकी पार्टी की सदस्यता छिन गई। उन पर कई आरोप लगे और 28 फरवरी 2015 को डीपी यादव को सांसद भाटी के मर्डर केस में दोषी ठहराया गया। नीतीश कटारा केस, यह केस एक बड़ी अहम बात उजागर करता है। हमारे सिस्टम में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं और समाज में भी दोनों तरह के लोग हैं। एक तरफ डीपी यादव, विकास यादव, विशाल यादव जैसे लोग जो शायद दुनिया का हर बुरा काम कर लेंगे, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज को अप्रूव नहीं करेंगे। इन्हें किसी की जान की फिक्र नहीं है और सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को घुमाना, अपने इशारों पे नचाना इन्हें अच्छे से आता है। पर दूसरी तरफ एक पॉजिटिव साइन, नीलम कटारा जैसी महिला, एक मां जो कि समाज, बाहुबली नेताओं, उनके गुंडों या यूं कहिए एक पूरे एम्पायर से लड़ गई, सिर्फ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। यह जीत सिर्फ नीलम कटारा की जीत नहीं, यह जीत कानून की भी है कि दोषी कितनी भी कोशिश कर ले,
कानून का शिकंजा कभी ना कभी उसे घेर लेगा। ये केस कितना भी दुखद हो, लेकिन इसका अंत सुखद रहा। नीतीश की जीत हुई और नीतीश को इंसाफ मिला। आइए नीलम कटारा से ही सुनते हैं कि वो जब अपनी लड़ाई को याद करती हैं तो आज वो क्या महसूस करती हैं। देखिए, पूरी चीज के बारे में ये है कि ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंड वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई रियली विश नो वन हैज एवर टू अंडरगो समथिंग लाइक दिस। आई मीन लूजिंग अ चाइल्ड एंड अगेन फाइटिंग अ लीगल बैटल इन आवर कंट्री, दैट इन इटसेल्फ इज समथिंग विच आई रियली विश ऑन नोबडी। मगर हाँ, जब मैं सोचती हूँ तो बिल्कुल बहुत सारा कभी खुशी थी, इवन ड्यूरिंग द फाइट, कभी कभी जीत हुई, कभी लगा कि नहीं, बहुत होपलेसनेस भी महसूस हुई। मगर ऑल एंड ऑल मेरे लिए शायद ये ज़रूरी था, क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ था उसके बाद मैं चुप करके नहीं बैठ सकती थी। शुरू में कुछ लोगों ने कहा था कि वो बहुत बुरे लोग हैं और उनसे कोई फायदा नहीं लड़ने का, मगर वो करके तो शायद वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो अगर किसी के संग ऐसा होता है और उसको लगता है कि नहीं, उसके लिए वो बिलीव करता है कि उसके लिए लड़ाई लड़ना ये ज़रूरी है और उसके बिना उसको नींद नहीं आएगी, तभी उसको उसमें कूदना चाहिए। बहुत सारी खामियां हैं हमारी कानून व्यवस्था में जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिमिनल जानते हैं कि जो हमारी कानून है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, वो क्रिमिनल्स की तरफ, इन फेवर ऑफ द क्रिमिनल ज़्यादा स्क्यूड है। और एक आम आदमी के लिए कि यहाँ पर न्याय के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है, मगर ज़रूरी है कि हम लड़ें और जो हम लोग के संग परेशानियां होती हैं उनको सामने लाएं और कोशिश करें कि ये कमियां दूर की जा सके। आज भी मैं कोर्ट में थी, क्योंकि एक क्रिमिनल ने, एक मुलजिम ने, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मुलजिम घोषित हैं ये लोग, उन्होंने आज फिर एक फरलो की एप्लीकेशन लगाई हुई थी। तो अभी भी कोर्ट महीने में 2-3 बार, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो इट सेल्फ एक बहुत स्ट्रेसफुल और प्लस फाइनेंशियली बहुत ही ड्रेनिंग चीज़ है। टाइम, फाइनेंस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल प्रेशर, सभी कुछ वो कंटिन्यू करता है और रिपीट होता है। तो डेफिनेटली कानून में चेंज लाने की ज़रूरत है। और कानून से ज़्यादा जो हम लोग की प्रक्रिया है उसमें, क्योंकि एक ये एडजर्नमेंट, अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो जितनी बार भी वकील खड़ा करके एडजर्नमेंट ले सकता है, क्योंकि एक साधारण आदमी अपने वकील की फीस देते देते ही टूट जाएगा। और इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं कि बहुत, मैंने अपने आप भी लड़के देखा, खड़े होकर देखा, मगर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बार होता है कि आप बिल्कुल टाइट डाउन हो जाते हैं कि आज भी जाना है, कल भी जाना है। तो एक तो ये है कि एडजर्नमेंट्स बहुत लिमिट कर देने चाहिए कि जब जज को लगे कि ये फालतू में एडजर्नमेंट मांगा जा रहा है, या एक केस में कितनी बार, हमारे केस को लेके कितनी बार एडजर्नमेंट मांगा गया, इसकी एक केस स्टडी होनी चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि वकील का गला खराब है, एसी नहीं चल रहा, गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, इन चीज़ों के लिए अगर एडजर्नमेंट्स होंगे तो ये बहुत लंबा खिंच जाता है। और पैसे वाले जानते हैं कि जितना लंबा केस खिंचता है उतना क्रिमिनल के लिए आसान हो जाता है, और इसलिए तो सबसे पहले तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और वो सब कहते हैं कि बहुत सारे केस हैं, वो सब तो ठीक है, बहुत केस हैं और कोर्ट्स कम हैं, जजेस कम हैं, तो इसलिए और भी ये फालतू के एडजर्नमेंट नहीं मिलने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और दूसरी बात, आई थिंक एक कानून लाना चाहिए, क्योंकि जितना आदमी पैसे वाला है या वो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है, उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए लड़ना। तो एक तो सबसे बड़ी जो 2 लड़ाई मेरी इसके संग से निकली है वो ये है, एक तो ऑफकोर्स जो बीच की बिल्कुल मेन चीज़ थी कि ऑनर किलिंग के लिए कानून हमारे देश में अभी भी नहीं है, और वो आना चाहिए। और ये एक विमेन डेवलपमेंट इशू है। जब जैसे कि हम लोगों ने, अब आजकल लड़ाई हो रही है भ्रूण हत्या के खिलाफ, पीछे डाउरी के खिलाफ कानून बना, वैसे ही बनना चाहिए, सती के खिलाफ बना, तो ये भी विमेन इशू है और इसके अगेंस्ट भी कानून बनना चाहिए। दूसरी बात जो है वो तो स्पेसिफिक है टू सम केसेस। दूसरी बात है कि कानून बहुत ज़रूरी है कि जो लोग जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो प्रूवन है गिल्टी, बट इवन इफ दे आर अक्यूज, अगर चार्जशीट दायर हो गई है तो उनको नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल्स जानते हैं कि जब वो एक बार आ जाएंगे विधानसभा में या संसद में तो वो केस चलता रहेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए मालूम नहीं क्यों लोग कहते हैं कि नहीं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी।
तो हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई सजा दे दो, सजा तो वो हम कह भी नहीं सकते कि जब तक प्रूवन नहीं है। मगर अगर किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए और वो 5 साल अगर नहीं हमारे लिए कानून बनाए, क्योंकि हो सकता है वो क्रिमिनल हो, तो इसमें क्या गलत बात है? इसमें उनके कोई डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन नहीं हो रहा, जो कि कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया तो उनका डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन है। तो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का क्या होगा? अगर वो क्रिमिनल प्रूव हो जाता है तो हमारे लिए तो 5 साल, 10 साल, 15 साल एक ऐसे आदमी ने कानून बनाया, ऐसा आदमी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल था जो खुद एक क्रिमिनल है। तो आई थिंक टिल दिस रूल कम्स, until we have criminals sitting in the law making bodies, तब आम आदमी को इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। हर तरह का पैंतरा की कोशिश करी गई, गवाहों को धमकाया गया, फिर मतलब जब जेल में हो गए, सजा हो गई, उसके बाद भी बिना पैरोल के, बिना किसी चीज की तबीयत खराब है ये कहकर अस्पताल जाते थे जितनी देर जाना चाहे। मतलब जेल का प्रशासन मिला होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे बड़े अस्पताल का प्रशासन, वो भी मिले होते थे। उस तरह से वो हॉस्पिटल में जाते थे, लग्जरी रूम्स में रहते थे या सिंगल डे विजिट के लिए जाते थे। इनफैक्ट छोटे यंगर डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, वो फोन करके कहते थे कि मैम हमें बहुत बुरा लगता है, ये आए हुए हैं और न्यू ईयर्स डे मना रहे हैं। उनके हॉस्टल्स में रहते थे, वहाँ पार्टीज होती थी। तो और एक बार तो जो कि आया, फाइनली हम लोग को पता लगा कि ये गया, वन ऑफ द क्रिमिनल्स, ही वाज देयर स्टेइंग फॉर 21 डेज इन द एम्स प्लेस, एंड वो रात को उठ के अपने घर भी चला गया, दिवाली वगैरह थी, अपने गार्ड्स के संग। और उन गार्ड्स के फोन कॉलर आईडी से मालूम पड़ा कि वो बाहर गए थे, इनके घर के पास आ रहा था। और आई वाज वेरी शॉक्ड। हमने पूछा ऐसे ही ऑफ द थिंग एक डॉक्टर से कि भाई ये चले गए थे बाहर, वापस आए, और नर्स ने लिखा रिकॉर्ड में जिससे कि हम लोग को मालूम पड़ा, और एम्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो दे सेड नहीं, तो हमारे हिसाब से सीरियस वो नहीं था पेशेंट, और फिर वापस तो आ गया था। तो सीरियस नहीं था, वापस आ गया था, इसलिए एम्स के एस्टैब्लिशमेंट ने ये नहीं सोचा कि वो रिपोर्ट करे कि भाई आपके गार्ड्स और आपके प्रिजनर जो हैं ये बाहर घूम रहे हैं। ना पुलिस को बताया, ना जेल को बताया। तो इस किस्म की एटीट्यूड जो है ये बहुत ज्यादा मतलब बुरी चीज है कि अस्पताल के नाम पे कुछ भी होता है, जाते रहते। तो एक तो ये चीज मालूम पड़ी, फिर ये बहाना करके पुराने केस अपने खड़े करवा लेते थे और लगा के अपने केस चले जाते थे। बदायूं जो इनकी पेरेंट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, कभी चक्कर लग रहे हैं बदायूं के महीने में 3-4, जबकि हम सब जानते हैं कि किसी भी केस में एक हियरिंग हो जाए महीने में छोटे शहरों में तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक एक करके मतलब एक चीज से निपटते थे तो दूसरी चीज से निपटते थे तो तीसरी चीज। गवाह को इतना परेशान किया गया हमारे, और आज मतलब उसके ऊपर हर तरह के केस लगाए गए, जो कि गवाह था, जो एक गवाह जो सच बोलता रहा अंत तक। अब आज की तारीख में भी उसके ऊपर रेप का मुकदमा दायर किया हुआ है, 5 बार पहले किया है और उसने फाइट किया और 5वां बार वो एक्सपंज हुआ है, आज फिर किया है। तो मतलब कौन ऐसी सिचुएशन में गवाही देगा? इसके अगेंस्ट भी कुछ होना चाहिए कि जो गवाह है किसी केस में, एक तरफ तो उसको सिक्योरिटी देती है सरकार, और एक तरफ ये लोग उसके अगेंस्ट कोई ना कोई केस डालते रहते हैं, कोई ना कोई केस डालते रहते हैं, जब तक वो आदमी, अगर वो वैसे नहीं टूटा है, उसने झूठी गवाही नहीं, अपनी गवाही नहीं बदली, तो वो बिल्कुल टूट जाएगा और फिर ऐसे लोगों का एग्जाम्पल बनाया जाता है। तो दिस इज अगेन अनदर सैड थिंग। एंड द थर्ड थिंग ऑफ कोर्स, इसकी सजा हमारे यहाँ बहुत देर से होती है और बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। लड़ने के बार करके फिर भी इतनी कम सजा मिलती है और इतने दिन बाद मिलती है कि आम आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता है कि इस क्राइम के लिए ये सजा मिली। तो जो उसका एक डेटरेंट इफेक्ट होना चाहिए था सजा का, वो नहीं हो पाता है। नीलम जी, थैंक यू सो मच, एक तो हमसे बात करने के लिए, और दूसरा बहुत से लोगों को इंस्पायर करने के लिए अपनी इस लड़ाई से, जो आपने कानून के दायरे में लड़ी और उसमें आपने जीत हासिल की। आप ही को देख के न जाने कितने लोग इंस्पायर होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, और हमारा जो हमारी आप बीती है वो औरों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच नीलम जी।